देखिए बच्चों, आज फिजिक्स फर्स्ट के सभी सूत्र आपको मैं याद करा रहा हूँ। तो आप क्रम से चैप्टर वाइज सूत्र लिखते भी जाइएगा और याद भी करते जाइएगा। तो चलिए, चैप्टर आपका पहला सूत्र आपको मिलेगा वैद्युत आवेश। पहला सूत्र कौन सा है? वैद्युत आवेश। सूत्र Q बराबर, पता है किसी को? Q बराबर N इंटू ई, और दूसरा Q बराबर आई टी। Q बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? N इंटू ई, Q बराबर आई टी। N क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? मूल आवेश। E क्या है? मूल आवेश। E की वैल्यू कितनी होती? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। देखिए दूसरा आप पढ़िए आवेश घनत्व। दूसरा क्या रहेगा? आवेश घनत्व। आवेश घनत्व तो रेखीय आवेश घनत्व 3 तरह का होता है, पता है? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में लैम्डा बराबर पढ़ाया गया Q/L। दूसरा रहेगा पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व में बताया गया सिग्मा बराबर Q/A। और आयतन आवेश घनत्व, तो रो बराबर Q/V। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q/V। इन सभी के आवेश का मात्रक भी लिखते जाओ। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। बताइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। आवेश घनत्व कितनी तरह का? 3 तरह का। ठीक है। आवेश और आवेश घनत्व दोनों के दोनों कौन सी राशि हैं? अदिश। ये भी अदिश राशि है, ये तीनों के तीनों भी अदिश राशि हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सूत्र, तो Q बराबर सूत्र याद करते जाओ। Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर आई टी, Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर आई टी, Q बराबर N इंटू ई, ये Q बराबर आई टी, Q बराबर N इंटू ई, या Q बराबर आई टी। दूसरा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व कितने तरह के? 3 तरह के। मतलब आवेश घनत्व कितने तरह के? 3 तरह के। पहला है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L, सिग्मा बराबर Q/A, रो बराबर Q/V। तुम लोग कोचिंग से आते किसी से तो, और चाहे आधा घंटा पहले आया करिए, तो आधा घंटा पहले छूट जाओगे। युद्ध कल से रहेगी। चलो ठीक। आज सभी सूत्र लिखा रहे हैं, कल हम सुनेंगे। अब तुम कुछ भी करो, हम कल सुनेंगे, मतलब सुनेंगे। वैसे तो अभी का अभी सुनते जाएंगे। अब पूरे फिजिक्स फर्स्ट के पूरे सूत्र 1 घंटे मुझे लिखाना है, तो स्पीड से आप लिखें। ठीक है, ये अपना बाद में लिखेंगे। देखिए दूसरा नंबर, तीसरा सूत्र देखिए। पहले 2 सूत्र बता दिए, आवेश और आवेश घनत्व, याद हो जाएगा। अच्छा तीसरा रहेगा वैद्युत बल। तीसरा कौन सा रहेगा? वैद्युत बल। वैद्युत बल के कितने सूत्र बताए? 2। यह बराबर सूत्र, पहला सूत्र क्या है? K/Q1Q2/R²। अधिकांशतः सूत्र तो तुम्हें याद होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर इनको करते जाइए। इसको 1/4πε0 Q1Q2/R², या इसी को लिखा जा सकता है 9 × 10⁹ Q1Q2/R²। ये तीनों एक का बात लिखी है, 3 सूत्र नहीं है, एक ही है। अब यहाँ पर भैया, ये जब एयर दोनों आवेशों के बीच ऐसे वायु का माध्यम हो, यानी दोनों आवेश वायु में स्थित हो, इनके बीच एयर हो, तब ऐसा है। अब भैया दूसरा सूत्र हुआ करता है E इंटू क्यू, यानी जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, यहाँ पर एक सिंगल आवेश रख दिया जाए, तो इस पर जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो E इंटू क्यू होता है। तो भैया बल के 2 सूत्र हैं, वैद्युत बल के 2 सूत्र हैं, याद कर लीजिए। K/Q1Q2/R², दूसरा E इंटू क्यू। K/Q1Q2/R², दूसरा E इंटू क्यू। याद हो जाएगा।
के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और दूसरा है E इंटू क्यू। चलिए ठीक, आगे देखो, आगे देखिए, मान लीजिए कि ये आवेश, मान लीजिए भैया ये आवेश किसी माध्यम में रखे हों, जैसे यहाँ मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो या कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक के हो, ये स्मॉल के होता है, ये के परावैद्युतांक वाला है, दोनों संकेत एक जैसे रहते हैं तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती, इसलिए ये ना लिख के ये लिखा करो 1/4πε0, तो कन्फ्यूजन रहती नहीं। अब जैसे मान लीजिए किसी परावैद्युत पदार्थ में रखे होंगे, वायु में नहीं रखे हैं, तो उस समय इस के का यहाँ पर भाग भी हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप ऐसा लिखोगे यफ यम बराबर, यानी यफ मीडियम में, तो उस समय हो जाता है 1/4πε0 और के का भाग और हो जाता है, इस के को हम बोलते हैं परावैद्युतांक, इसका मान सदैव 1 से बड़ा रहता है। इधर Q1 दूसरा Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये रख देना है। अब इससे देखिए ये सूत्र और ये सूत्र एक ही यहाँ लिखा है, इसलिए हम कहा करते हैं वैद्युत बल के दो सूत्र हैं, जबकि वास्तव में इस तरह से अगर बढ़ाते चले जाएं तो कई सारे सूत्र बन जाते हैं, लेकिन अब इस सूत्र में कोई अंतर नहीं। जब एयर पे रहता तो इस के का मान, वायु के लिए के का मान 1 होता है, तो आप ये समझिए कि उस समय पर ये कैपिटल के हम बटे में नहीं लगाते, नहीं, वरना यहाँ बटे में कैपिटल के भी लगाना चाहिए, नहीं लगाते हैं। अब देखिए यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है, ε0 इंटू के बराबर एप्साइलन बन जाता है, तो ये आपका सूत्र नंबर चौथा बन जाता है। तो एप्साइलन इंटू ε0 इंटू के बराबर एप्साइलन बन जाता है। ε0 मतलब क्या होता है, निर्वात की निर्वात की वैद्युतशीलता, की चुंबकशीलता, वैद्युतशीलता, और के क्या है, परावैद्युतांक, और एप्साइलन क्या है, पदार्थ की वैद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, और एप्साइलन को बोलते हैं पदार्थ की वैद्युतशीलता, पदार्थ की वैद्युतशीलता, याद हो जाएगा। अब जैसे कोई तुमसे पूछ ले परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो के बराबर कितना आ जाएगा, एप्साइलन बटे ε0, यानी पदार्थ की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, धातुओं के लिए के का मान हमेशा कितना होता है, इनफाइनाइट, और वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1। धातु ना हो, कोई अधातु हो जिसे हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, उनके लिए के का मान 1 से ज़्यादा होगा और अनंत से कम होगा, तो इसलिए हमेशा बोला करते हैं 1 से ज़्यादा होता, 1 से ज़्यादा रहेगा और अनंत से कम रहे, धातुओं से कम रहे, इनके बीच रहता है। बोले 4 सूत्र याद हो जाएंगे सबको। आगे देखिए, आगे देखिए भैया, पांचवा आपका रहेगा यफ यम बराबर, कभी पूछ ले तो यफ एयर बटे के, यफ यम बराबर यफ एयर बटे के, यफ यम बराबर यफ एयर बटे के, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र रहता है, ये विकल्प में बहुत काम आता है। देखिए छठवां सूत्र, छठवां रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई सुना पाएगा, ई बराबर सूत्र क्या होता है, F/Q0, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सातवां रहता बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर सूत्र बन जाता है के मतलब 1/4πε0 है, 1/4πε0 और Q बटे आर स्क्वायर, तो इसी बोल दिया करते हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। याद करने के लिए थोड़ा छोटा हो जाता है, वरना ये लिखते 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझिए। फिर इसी में अगला क्वेश्चन आ जाएगा, वलय के अक्ष के अंदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए वलय की त्रिज्या कैपिटल आर, वलय मतलब समझ गए रिंग, और यक्ष दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर पे पूछ लें तो सूत्र होता है के क्यू यक्स अपान आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की घाते 3/2, या इसी को आप के का मान रख लो तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 और क्यू यक्स अपान आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की घाते 3/2। क्या है बात समझिए।
आगे देखिए भैया, 8 सूत्र हो गया। 9वां देखिए, 9वां रहेगा द्विध्रुव के कारण, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी 2l है, और यहाँ से r दूरी पर अच्छी स्थिति में, सेंटर से r दूरी लिया जाता है बेटा, यहाँ से r दूरी पर अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r³, 2p/r³। और अगर यही निरक्षी स्थिति में लिए होते, अच्छी की जगह किधर ले लें, निरक्षी स्थिति, जैसे इधर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, अब मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर यहाँ कहीं पूछ लिए होते विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो इसको निरक्षी स्थिति बोलते हैं। 90 अंश पर जो रहता है वो निरक्षी स्थिति। तो इधर के लिए सूत्र क्या बन जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, p/r³। क्या ये बात समझिए। इसके बाद भैया देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कितने सूत्र मिल गए। पहला E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। वलय के अक्ष के अंदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो KQX/r² प्लस x² की घाते 3/2। द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता याद हो जाएंगे। ये 2p/r³ होता है, ये p/r³ होता है। टोटल आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 1 2 3 4 5 सूत्र याद कर ले। अब आ जाइए विद्युत द्विध्रुव, अब आ जाओ विद्युत द्विध्रुव। देखिए इधर देखते हैं विद्युत द्विध्रुव। देखिए इधर बेटा विद्युत द्विध्रुव, इसमें हमने कहा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण अगर रहा करता है विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव और बल आघूर्ण। ये इसमें हमने कहा था कि ये जो है 3 तरह की हेडिंग एक जैसी देखने में रहती हैं, लेकिन 3 हेडिंग मिलती हैं। अब ये भैया एक संरचना का नाम है विद्युत द्विध्रुव, परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत। जब 2 आवेशों को अल्प दूरी पर रख देते हैं तो बनी संरचना को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये कोई भौतिक राशि नहीं है, एक संरचना है। जैसे हम लिख दें Na+ और Cl-, तो ये जो एक संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। समझ गए। जब विद्युत द्विध्रुव पूछे तो मतलब तुमसे एक संरचना पूछ रहा है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछे तो फिर ये भौतिक राशि है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव में जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू ले लो, ये माइनस क्यू ले लो, इन्हें अल्प दूरी पर रख दो, तो बनी संरचना को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस द्विध्रुव में देखिए परिमाण सेम होगा, जैसे ये 10 कूलाम है तो ये -10 कूलाम। तो कोई एक आवेश रख लेना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मान लीजिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम 2l दिखा रहे हैं तो 2l रख लीजिए। इनका जो गुणन होता है इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछे तो इसको कैसे व्यक्त करते हैं, P से। P बराबर सूत्र क्या होता है, Q × 2l, P बराबर Q × 2l। समझ बन जाएगा। क्या बोलोगे, किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणन को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q × 2l। इसके बाद देखिए विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण, तो ये निगमन भी रहता है बेटा। टाउ बराबर सूत्र क्या होता है, P sin थीटा, टाउ बराबर P sin थीटा। इधर पे आप देखिए तो वेक्टर बराबर हो जाएगा P का वेक्टर क्रॉस E का वेक्टर। ये सदिश रूप जरूर ध्यान दिए, विकल्पी में काम आएगा, ध्यान दिए रहेगा। अब देखिए इसका तो कोई मात्रक मिलेगा नहीं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और लंबाई का मात्रक मीटर, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ये होता है कूलाम मीटर, ये होता है न्यूटन मीटर। याद करिए, ये कौन सी राशि है, सदिश। तो ये भी कौन सी राशि है, सदिश। दोनों की दोनों कौन सी राशि है, सदिश। देखिए इसकी दिशा क्या होगी, तो -q से +q की ओर। इसकी डायरेक्शन जो दिशा अगर इसके निकालोगे तो इसकी दिशा हमेशा -q से +q की ओर होती है, -q से +q।
लेकिन अगर कभी इसमें दिशा निकालोगे तो इसकी दिशा भैया राइट हैंड थंब रूल से होती है, राइट हैंड REHTR, राइट हैंड थंब रूल। मतलब आपको करना क्या है कि पी की दिशा में आपको उंगलियां रखना है, दाहिने हाथ की उंगलियां किसकी दिशा में, पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में उंगली रख के और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई की ओर मोड़ना है, तो अंगूठा जिधर जाएगा उधर टाउ की डायरेक्शन होगी। या ऐसा बोला करो, टाउ की डायरेक्शन पी की दिशा के लंबवत भी रहेगी और ई की दिशा के भी लंबवत रहेगी। अगर मान लीजिए पी एक्स अक्ष में है, ई वाई अक्ष में है, इसका मतलब टाउ जेड अक्ष में हो। 3 अक्षें होती हैं तो एक एक पे तीनों रहेंगे का ऐसा समझ लो, ठीक है। मतलब दोनों पी की दिशा के भी लंबवत, ई की दिशा के भी लंबवत। इतने सूत्र आपको पढ़ने थे, ठीक है। पीछे कितने पढ़े थे, 9 हो गए थे। तो आप ये समझिए कि आपका ये 10वां सूत्र हो गया और ये कौन सा 11 सूत्र आपको मिले। इसके बाद आ जाइए भैया गॉस की प्रमेय। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब आ गया ये गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। अब ये 12वां सूत्र, यहाँ से देखिए पहला आप पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स में एक सूत्र मिला था, तो हमने बताया था किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद है किसी को? यदि खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल a हो तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो सूत्र क्या बन जाता है, EA cos थीटा, EA cos। वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर EA cos थीटा, EA cos थीटा। मात्रक याद हो जाएगा। तो देखिए इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, एक मात्रक तो ये याद कर लो वोल्ट मीटर। यह एक मात्रक ऐसा तैयार कर लो, न्यूटन बटे कुलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता। और इसमें ए है एरिया, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम या वोल्ट मीटर, दो मात्रक थोड़ा सा दिमाग में रख लो। अच्छा इस कौन सी राशि होगी ये, अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश बन जाएगा। इसके बाद भैया 13वां सूत्र गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय में भी एक सूत्र मिला था, तो किसी बंद पास से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पास होता है, बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना। ये 13वां सूत्र हो जाएगा। आगे देखिए 14वां, तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब देखिए अनुप्रयोग यहाँ मुख्यतः जो तुम्हें पढ़ना है वो 3-4 पढ़ने हैं इधर। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है, पहला अनंत लंबाई का तार, अनंत लंबाई का आवेशित तार, ये भी अनंत विस्तार की अचालक चादर या प्लेट, फिर अनंत विस्तार की चालक मोटी प्लेट। क्यों भैया? फिर हमें पढ़ना है आवेशित चालक चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, दोनों के लिए सेम सूत्र बनता है, खोखला गोला। और एक भैया अचालक गोला, अचालक गोला हट गया लेकिन अभी सूत्र आपको लिखाई दे रहे, ठीक है। तो आपको ये गॉस की प्रमेय में के अनुप्रयोग हैं, तो 1 2 3 4 और 4 के चारों निगमन है, इनमें से एक आने के चांस रहते हैं लगभग। तो अनंत विस्तार की मान लीजिए एक ऐसी तार है भैया जिसमें का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है। तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो जब ज्ञात करते हो तो सूत्र चूंकि लिखा रहे हैं तो सूत्र आपको सीधा सीधा बताएं 2k λ/r, 2k λ/r। k क्या है?
के मतलब 1/4πε0 और 2 λ/r, ये सूत्र रहेगा, याद हो जाएगा। ई बराबर सूत्र क्या याद करना है, 2k λ/r, ई बराबर 2k λ/r, ई बराबर 2k λ/r। मान लीजिए इनका निगमन देखना है तो हम एक वीडियो डाले हैं, उस वीडियो को देखिए। वीडियो चूंकि एक बार पढ़ा है, रोज रोज का कैसे पढ़ाते हैं, तो उसी को आप देख लीजिएगा। उसमें लिखा है गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग, कि नहीं, शायद दूसरा तीसरा नंबर का वीडियो था, तीसरे नंबर, उसको आप गौर से देख लीजिएगा। ये सब निगमन है। अब यहाँ केवल सूत्र तैयार करो, पूरे चैप्टर के सूत्र अभी लिखा रहे हैं, कल सुनेंगे, क्योंकि कल हम आपको पेपर हल करा रहे थे, कुछ नहीं तुम बोल रहे थे, तो पहले सूत्र रखिए और रोज 8 पेपर हल ही करना है यार। तुम्हें जितना आता है वो उतना आता है, बस बात खत्म। अब उसमें ज़्यादा इस चक्कर में ना रहो कि पहले हम नोट्स तैयार करेंगे बाद में अंशाल पढ़ेंगे। अंशाल पढ़ के अब नोट्स तैयार करो, उल्टा सोचो कि पहले हम पढ़ेंगे अंशाल और जो क्वेश्चन आएगा जो ना आएगा उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स देखेंगे, ठीक है। और जब 2 4 6 अंशाल हल करोगे फिर पता चलेगा वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो भी धीरे धीरे याद आने लगता है कि यार ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे पढ़े थे, उसमें ऐसा करे थे, तो यहाँ भी ऐसा ही है करना, ठीक है। तो इस तरह से अब केवल वो टाइम चल रहा है जिसमें आप अंशाल पढ़ो। भाई 18 फरवरी से पेपर है, और आज कितना है, 21 जनवरी है, 21 जनवरी है ना, तो अब यार ये टाइम तो अंशाल का ही है, ठीक है ना, इसलिए अब यही पढ़ो। अच्छा बताइए, अनंत विस्तार की चालक, तो अनंत विस्तार की मान लीजिए ऐसे करके अचालक है भैया, अचालक प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो उस समय ई बराबर सूत्र बना करता है सिग्मा बटे 2ε0, याद है। और जब अनंत विस्तार की चालक प्लेट हो जाती है तो ई बराबर क्या बन जाता है, सिग्मा बटे ε0। और जब आवेशित खोखला गोला रहे या आवेशित चालक रहे और लेकिन ठोस रहे चाहे खोखला रहे, तो ऐसी दोनों कंडीशन पर अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बटे r², और पृष्ठ पर होता है E बराबर KQ बटे R²। ये इसकी त्रिज्या हमने कितना मान के रखा है, R। अब बाहर किसी बिंदु पर कितने दूरी मान के रखे हैं, r। अंदर इस पृष्ठ के अंदर कहीं पर भी आओगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो जाएगा, 0 ना, R²। क्या ये बात समझिए। इतने ये 4 आपके गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग निगमन सहित है, लेकिन एक आध साल कभी कभी इसके सूत्र और भी पूछ लिया है, विकल्पी में पूछ लिया या कोई सवाल पूछ लिया। तो जब भैया ठोस हो साथ में अचालक हो, ध्यान देना है, ठोस हो और साथ में अचालक, अचालक होना बहुत जरूरी है। और तब ऐसी कंडीशन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अंदर 0 अभी लिखे थे वो 0 नहीं होती है, बाकी पृष्ठ पर जो यहाँ लिखे थे वही उत्तर इसका भी आएगा, बाहर जो यहाँ लिखे थे वही उत्तर इसका भी आएगा। लेकिन यहाँ इसके अंदर भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लिखे थे, 0, तो यहाँ 0 ना होके KQ R0 भैया अंदर की दूरी आ ली है। मान लीजिए हम ये R0 दूरी है, ये केंद्र है, ओ यहाँ से R0 की दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते, तो KQ R0 बटे R³ हो जाता है, R² की जगह R³, वो भी कैपिटल R। कैपिटल R क्या होता है, गोले की त्रिज्या। बाकी आप बाहर निकालो तो यही उत्तर फिर से है, जैसे बाहर निकालोगे तो यही है, पृष्ठ पर निकालोगे तो यही, केवल ये अंदर थोड़ी से बदल जाता। तो थोड़ा सा एक सूत्र और आप बढ़ा सकते हो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, बोलो बेटा, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर आपका खत्म। वहाँ कितने सूत्र देख लिए थे, 12 13, तो ये हो जाएगा आपका 14 15 16 17 18, 18 सूत्र याद करिए। कोई दिक्कत, एक बार फिर से रिवीजन कर लो। देखिए पहला सूत्र, ये भैया इधर विद्युत आवेश बताएं भैया, Q के कितने सूत्र याद कराए, 2, Q बराबर N इंटू Q बराबर IT, Q बराबर N इंटू E, Q बराबर IT, बोलो याद हो जाएगा। मात्रक क्या रहेगा, कूलाम, राशि कौन सी है, अदिश, बस E क्या है, मूल आवेश, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ याद हो गया। दूसरा भैया आवेश घनत्व कितनी तरह से, 3 तरह का, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश। रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र लैम्डा बराबर Q/L,
पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, और आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्यू अपान वी। मात्रक क्या है? कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। राशि कौन सी है? अदिश। चलिए आइए, वैद्युत बल, बल के कितने सूत्र बताए? 2। यह बराबर सूत्र क्या होता है? के Q1 Q2 बटे आर, इसको ऐसे कूलाम का नियम भी कहते हैं, यह बराबर ई इंटू क्यू। ठीक है, अब बताइए अगर दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो उस समय यही सूत्र रखना है, यानी 1/4πε0 अभी तक रखते थे, Q1 Q2 बटे आर इसको रखते थे, तो के का भाग और कर देना। अब अगर भैया इन दोनों ये एयर और इस मीडियम का भाग कर दिया जाए तो एक सूत्र बन जाता है एफ बराबर एफ एयर बटे के, और ε0 और के का गुणा कर दिया जाए तो एप्सिलॉन बन जाता है। आइए छठवां नंबर, छठवें नंबर में सूत्र छठवां हो गया, सातवां, आठवां, नौवां, ये आपके 3-4 सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हैं। तो बताइए ई बराबर सूत्र क्या है? ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है एफ बराबर के Q1 क्यू बटे आर स्क्वायर। ई बराबर सूत्र क्या बन जाएगा? के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। वलय के अक्ष के अंदिश के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 3/2, याद है? वलय के अक्ष के अंदिश के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 3/2। अच्छा ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कण अच्छी स्थिति के 2p अपान आर क्यूब, और निरक्षी स्थिति के पी अपान आर क्यूब, के पी अपान आर क्यूब। यहाँ 2 लग जाता है, यहाँ 2 नहीं लगता। चलिए इसके बाद आगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण क्या है, बात तैयार हो गया। अच्छा बताइए वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण का सूत्र टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर क्यू गुणे। अच्छा बताइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर, इसका मात्रक न्यूटन मीटर, इसका मात्रक क्या है? कूलाम मीटर। पी का मात्रक कूलाम मीटर, टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर। और पीछे मात्रक छूट गया क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक ही याद करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक 3 याद करो यार। एक हुआ करता है न्यूटन प्रति कूलाम, दिख रहा है इधर से, एक हुआ करता है वोल्ट बटे मीटर, और एक होता है जूल बटे कूलाम मीटर। ये 3 तैयार कर लो। एक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, एक होता है वोल्ट बटे मीटर, एक होता है जूल बटे कूलाम मीटर, जूल बटे कूलाम मीटर। कौन सी राशि है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता? सदिश राशि। कौन सी है? सदिश राशि। डायरेक्शन क्या होती है? तो बल रेखाओं के अनुदिश, जैसे हम ऐसे करके तीर खींचा करते हैं तो ये ई की डायरेक्शन ही दिखा रहे हैं, जिधर को वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं उधर ही को इसकी डायरेक्शन होती है। अच्छा ये आगे अगला चैप्टर चालू करें। देखिए बेटा इधर चलिए। अच्छा आगे देखो, हाँ चैप्टर दूसरा, ए भैया चैप्टर दूसरा, इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता। तो पहला सूत्र, दूसरे चैप्टर का पहला सूत्र, V बराबर W अपान क्यू, V बराबर W अपान क्यू, डेल V बराबर डेल W अपान क्यू, डेल W अपान क्यू। बोलो याद हो जाएगा? बताइए मात्रक जूल बटे कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। राशि कौन सी? अदिश। राशि कौन सी? अदिश। पहला सूत्र। दूसरा वैद्युत विभव पूछे या विभवांतर? W है, डेल W अपान क्यू, डेल W अपान क्यू। अच्छा ये क्या है? विभवांतर। ये क्या है? विभव। बोलो याद हो जाएगा? V बराबर W अपान क्यू, V बराबर मात्रक जूल बटे कूलाम, राशि अदिश, या जूल बटे कूलाम को क्या बोल सकते हो? वोल्ट। याद हो जाएगा इतना? बताइए बीमा उमा तो निकाल लोगे ना? कार की बीमा ML स्क्वायर T-2, आवेश की बीमा AT, गुणा भाग करते रहना। अच्छा आगे आई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बताइए V बराबर कितना हो जाएगा? के क्यू बटे आर, यानी 1/4πε0 और क्यू बटे आर।
अभी ये बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे थे पीछे, तो बताइए कितना होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। के मतलब यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्यू बटे आर स्क्वायर। अब मान लीजिए भैया जो आवेश हैं इधर पे आप एक बात समझना है कि अगर ये आवेश किसी माध्यम में रखे होंगे जिसका परावर्तांक के है, तो बार बार बताना ना पड़े आपको के का भाग करना है। जहाँ ये के होता है स्मॉल के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का संकेत, और ये होता है कैपिटल के जो परावर्तांक होता है। अगर कहीं पर भी परावर्तांक की चर्चा आ जाए, चाहे वो बल हो, चाहे वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे वैद्युत विभव हो, उन सभी में के का भाग करना है। बात समझ गए? चलिए आगे आई, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव पूछे तो सूत्र होता है के क्यू बटे आर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये विभव कौन सी राशि है, अदिश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश। ये भी बात ध्यान देना। अब चलिए तीसरा सूत्र, तीसरा भैया, तीसरा आप तैयार कर लीजिए, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव प्लस माइनस क्यू। अच्छा बताइए, इससे स्मॉल आर दूरी पर हम तुमसे विभव पूछें तो बताइए अच्छी बनेगा कि निरक्षी बनेगा? अच्छी के लिए सूत्र क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर, पी अपान आर स्क्वायर। लेकिन अगर याद हो तो अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताए थे इधर ही, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब बताए थे। बताइए निरक्षी स्थिति का सूत्र क्या होता? इधर पे अगर निरक्षी स्थिति यानी इधर पे पूछा जाए तो यहाँ पर विभव का मान कितना होता है 0, लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे होते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपान आर क्यूब आया था, पी अपान आर क्यूब। लेकिन विभव पूछा जाए तो कितना होता है 0, विभव कितना होता है 0। लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं है। यहाँ 2p अपान आर क्यूब था, यहाँ p अपान आर क्यूब है। यहाँ देखिए विभव का मान p, देखिए भाई ये बहुत गड़बड़ कराएगा, तो यहाँ 2 रखता है लेकिन वैद्युत विभव के साथ 2 नहीं लगता, बटे आर स्क्वायर रहता है। यहाँ पर भैया 0 रहता है। p क्या है पता है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, p बराबर q गुणे 2l। मात्रक आया था कूलाम मीटर, राशि आई थी सदिश, डायरेक्शन आया था -q से +q। चलिए ठीक है, अगला देखिए चौथा नंबर। अब देखिए चौथा नंबर भैया इधर देखिए, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कोई बता सकता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर K Q1 Q2 बटे R। के मतलब समझ गए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, आर स्क्वायर नहीं R। अच्छा बताइए इधर पांचवा नंबर भैया इधर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा याद है किसी को? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तो आ जाएगा U बराबर -PE cos थीटा। और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य बताइए क्या होगा? W बराबर P1 माइनस कास थीटा, P1 माइनस कास थीटा याद हो जाएगा, W बराबर P1 माइनस कास थीटा। इसके बाद और आगे आइए सातवीं हेडिंग, सातवां सूत्र कौन सा बनेगा? समविभव पृष्ठ आता है, उसमें कोई सूत्र है नहीं। समविभव पृष्ठ के बाद पढ़ना है तुम्हें विभव प्रवणता। कौन सा पृष्ठ का मात्रक? नहीं समविभव, वो मिस प्रिंट हो गया। पृष्ठ का कोई मात्रक थोड़ी हो सकता है। समविभव पृष्ठ क्या? समविभव पृष्ठ नहीं पता? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। समविभव पृष्ठ एक दूसरे कभी नहीं काटते। अंसाल में दिया था, क्या दिया था कि समविभव पृष्ठ का मात्रक लिखो, वो मिस प्रिंट हो गया। तो पृष्ठ का क्या मात्रक यार, कि नहीं? एक इसमें ये एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते।
समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी 0 होता है। आगे भैया इधर आओ। इसके बाद विभव प्रवणता क्या पढ़ना है? विभव प्रवणता, बातचीत नहीं भैया, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को हम के से दिखाई ले रहे हैं, विभव माइनस का डेल वी अपान डेल एक्स लिख लो, डेल वी अपान डेल एक्स। विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कौन सी राशि है? सदिश। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विभव कौन सी राशि है? अदिश। विभव कौन सी राशि? अदिश, लेकिन विभव प्रवणता सदिश, और इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। और ऐसा समझिए कि विद्युत क्षेत्र अगर इधर से इधर है तो बात समझिए, इधर से इधर, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर मान लीजिए अगर 10 वोल्ट है तो इधर 8 ही वोल्ट बचता है। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलने पर विभव का मान क्या होता है? घटता है। तो हमें हमेशा किधर से चलना है? कम से अधिक की ओर। तो यानी जो ये के की डायरेक्शन होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा के ऐसे नहीं, उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, ऐसा आप समझ लो, या विद्युत क्षेत्र की दिशा में निम्न से उच्च की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। फिर कैसे? ऐसे नहीं कि कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, मेरे बोलने का तात्पर्य ये था कि आप ऐसे ना क्रॉस चलने लगिएगा, ये तो गड़बड़ा ना गया। जो डायरेक्शन जो दी गई है ये इसी में आपको चलना है, लेकिन चलना किधर को है? कम से अधिक, अपोजिट ऐसे चलना है। तो आप जैसा भी आप समझो, ये डायरेक्शन ही होती है। क्या ये बात समझिए? इतने सूत्र इसमें थे। इसी का भैया सेकेंड पार्ट, चैप्टर दूसरे का सेकेंड पार्ट है बेटा, चैप्टर दूसरे का सेकेंड पार्ट। तो उसमें पढ़ना है विद्युत धारिता। तो बताइए विद्युत धारिता C बराबर Q अपान V, विद्युत धारिता C बराबर Q अपान V। फिर दूसरा रहता है गोली चालक की धारिता, R त्रिज्या का कोई गोली चालक है उसकी धारिता, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तीसरा रहता है चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हाफ CV², चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। चौथा सूत्र होता है कि दो आवेशी चालक हैं जिन्हें एक पतले तार से जोड़ दिया गया है, तो अब इनके बीच, जैसे इसका आवेश Q1 है, धारिता C1 है, विभव V1, इसका आवेश Q2 है, धारिता C2 है और विभव V2 है, इनको एक पतले तार से जोड़ दिया है। तो अब इनके बीच उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होता है? C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। इसके बाद स्थानांतरित आवेश, तो Q बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। याद है किसी को? होल स्क्वायर नहीं रहता? अच्छा ठीक है, इधर देखो बेटा, आगे भैया स्थानांतरित क्या है? इस ऊर्जा हानि, तो हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आई? सूत्र यार याद करना है। धारिता C बराबर Q अपान V, धारिता C बराबर Q अपान V। इसके लिए एक और बताए थे त्रिभुजन विधि, QCV, Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V, V बराबर Q बटे C बराबर Q बटे। भाई जब Q बराबर पूछोगे तो C इंटू V, C पूछा जाए तो Q बटे V और V पूछा जाए तो Q बटे C। आगे ये बहुत जरूरत पड़ती है सवाल के लिए, क्यों बेटा? आगे इसके बाद भैया अगली हेडिंग रहती है, याद हो जाएंगे, C बराबर Q अपान V, धारिता C बराबर Q अपान, विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV², दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। स्थानांतरित आवेश, तो C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ऊर्जा हानि हाफ, यही सूत्र दोबारा लिख देना है, बस इधर स्क्वायर लगाना है, उधर आधा लिख देना है, वही तो लिखा ना नीचे, तो बस ये दोबारा ना याद करके कुछ ऐसा सोच लो। चलिए ठीक, आगे आइए। पांचवा संधारित्र पढ़ाया जाता है इसमें। संधारित्र की धारिता तो फिर से वही C बराबर Q अपान V। पहले किसकी धारिता पढ़े थे? चालक की धारिता C बराबर Q अपान V। संधारित्र की विधारिता कितनी होती है? C बराबर Q अपान V। इसके बाद भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इसके 3 सूत्र मिलते हैं। जब वायु अथवा निर्वात हो, तो वायु के लिए
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जब इन प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उस समय लिखते हैं के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, जहाँ टी क्या होता है भैया, टी क्या है, जो बीच में परावैद्युत पदार्थ भरोगे उसकी मोटाई है, टाइम नहीं है यहाँ। बोलो ये बात समझिए। इसके बाद भैया 7वीं हेडिंग आएगी चालक मतलब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो हाफ सी बी स्क्वायर, चालक की भी यही थी। और फिर आएगा ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व पता है, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। इसके बाद 8वीं हेडिंग आएगी, हाँ, प्लेटों के बीच बल, संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। बल के भैया पीछे सूत्र याद कराए थे, E इंटू क्यू, और एक याद कराए थे बल के 2 ही सूत्र बताए ना वैद्युत बल के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दूसरे क्या बताए थे, F बराबर E इंटू क्यू, लेकिन यहाँ प्लेटों के बीच बल कितना हो जाता है, हाफ E इंटू क्यू रहता है। इसके बाद भैया अगली हेडिंग पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम कोई छूटा क्या, बोलिए। अब श्रेणी क्रम के लिए क्या है, श्रेणी क्रम के लिए 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। समांतर के लिए, समांतर के लिए सूत्र होता है c बराबर c1 प्लस c2। समांतर के लिए c बराबर c1 प्लस c2, याद हो जाएगा। इसके बाद यार एक और प्लेटों के बीच क्या होता है, थोड़ी सी लॉजिकल रहता है, एक आध साल पूछा भी है, इसको थोड़ी देखो अभी समझा रहे हैं। आप क्या करिए कि मान लीजिए एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसमें आपको परावैद्युत पदार्थ भरना है, परावैद्युत पदार्थ भरना है। इसके 2 तरह से क्वेश्चन आया करते हैं, जब बैटरी हटी हो, जब क्या हो, बैटरी हटी हो। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे ना। जब बैटरी हटी हो और परावैद्युत पदार्थ डालोगे तब देखना है। और जब भैया प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ यानी के भरना है, लेकिन यहाँ पर बैटरी क्या है, जुड़ी है। और जब बैटरी भैया जुड़ी रहती है तो बातें दिमाग में रखिए, सीधा सीधा विकल्पी में पूछता है। जब बैटरी हटी रहती है तो उस समय कौन नियत रहता है, आवेश। उसको हम विलगित निकाय कहलाते हैं। ऐसा निकाय जिसका किसी दूसरे से कोई संबंध ना हो, ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहते हैं। और विलगित निकायों का आवेश सदैव नियत रहता है। और जब बैटरी जुड़ी रहती है ऐसी कंडीशन में विभव नियत रहता है या विभवांतर नियत रहता है। बोलो याद हो जाएगा। जब बैटरी हटी हो तो कौन नियत, आवेश। और जब बैटरी जुड़ी हो तो कौन नियत, विभव। याद हो जाएगा। अब देखिए इधर पे आवेश अगर नियत रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो हाफ सी बी स्क्वायर पढ़े हो, तो ये तो इसके लिए सही है, लेकिन इसके लिए हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि यहाँ पर कौन नियत है, वी। तो ये वी के पदों में है, सही है कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर फिर भैया हमें क्या रखना पड़ता है, क्यू के पदों में वी को हटाना पड़ता है। तो वी बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बटे सी। अभी एक त्रिभुजन विधि बताए थे ऐसा, यहाँ क्या लिखे थे, क्यू यहाँ सी यहाँ वी। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो एक सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ सूत्र ऐसा लिखना है। इसमें अगर के अगर दिया हो तो के का भाग किया जाता है, और इसमें के का गुणा किया जाता है। के जो परावैद्युत पदार्थ भर रहे हो तो गुणा किया जाता है, इसमें के का भाग किया जाता है। क्या ये बात याद रहेगी। अगर देखिए वी नियत है तो यहाँ पर ई भी नियत होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि वी का मान घटता है, यानी पहले जो था बटे में के लगता है। कुल मिला के इधर जो भी निकालना है बटे में के लिखना है, इधर जो भी निकालना है गुणा करना है। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि ये नियत रहेगा, ये नियत रहेगा। इसमें आवेश अगर निकाला जाए तो जो पहले आवेश थे उसमें के का गुणा करना। स्थितिज ऊर्जा निकाली जाए तो जो पहले स्थितिज ऊर्जा थी उसमें के का गुणा करना। इसमें स्थितिज ऊर्जा निकाली जाए तो जो पहले स्थितिज ऊर्जा थी के का भाग करना। अब ये बहुत सारे हो गए तो कंफ्यूज हो गए तुम लोग। पहले तो अभी तो याद रहा होगा, अब भूल गया हो। बताइए आवेश नियत, इधर कौन नियत रहता, आवेश। इधर कौन नियत रहता, विभव। अब विभव नियत है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नियत रहेगा, क्योंकि वी बराबर सूत्र क्या होता है, ई इंटू डी। वी एड वाला सूत्र याद कराए थे, वी बराबर ई इंटू डी, वी बराबर ई इंटू डी, वी बराबर। तो यार अगर वी नियत है तो ई नियत रहता है।
और इसके बाद आवेश इतने गुना बढ़ जाता है, धारिता वो स्थितिज ऊर्जा गुणा करना है। धारिता अगर पूछ ले कि जब बैटरी जुड़ी है बैटरी हटी है धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों कंडीशन में धारिता जो पहले थी, धारिता मतलब सी जो पहले थी मतलब सी नॉट के गुना, इधर पर भी सी बराबर के इंटू सी नॉट। धारिता चाहे बैटरी जुड़ी हो चाहे हटी हो, परावैद्युत पदार्थ डालोगे धारिता हमेशा बढ़ती। बोलो, अच्छा बताना चाहो, बैटरी हटी है आवेश नियत रहेगा कि बढ़ेगा? बैटरी हटी है आवेश कैसा रहेगा? बैटरी जुड़ी है कौन नियत रहेगा? विभव। अच्छा बताइए, बैटरी हटी है धारिता बढ़ेगी घटेगी कि नियत रहेगी? और बैटरी जुड़ी है धारिता, बैटरी जुड़ी है धारिता, दोनों कंडीशन में धारिता के गुना बढ़ जाती। बोलो यार। अच्छा बताइए, इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है घटती है जब बैटरी जुड़ी रहे, जब बैटरी हटी रहे? जब हटी रहे तो धारित स्थितिज ऊर्जा बटे में के लिखा है तो घटती है, और जब बैटरी जुड़ी रहती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अच्छा बताइए, बैटरी जुड़ी है विभव बढ़ता है घटता है नियत रहता है, और बैटरी हटी है आवेश नियत रहता। चलिए आगे, ये कितने 10 सूत्र हो गए 11। और आगे बढ़िए तो फिर कोई सूत्र मिला स्थितिज ऊर्जा के बाद? नहीं, वो श्रेणी समांतर खत्म। तो 10 सूत्र यार इधर तैयार कर लो, कितने सूत्र तैयार कर लो? 10वें नंबर का सूत्र था। चलिए ठीक है, अब चैप्टर आ जाइए अगला, चैप्टर तीसरा। ये भैया चैप्टर तीसरे में आपको पढ़ना है वैद्युत धारा। चैप्टर तीसरे में क्या पढ़ना है? वैद्युत धारा। तो पहला सूत्र I बराबर Q अपान टी, I बराबर Q अपान टी एन इंटू ई अपान टी, या Q इंटू एफ, या Q अपान टी समय बराबर दूरी बट चाल तो 2 पाई R अपान V। बस इतने सूत्र याद करना है। मात्रक क्या होता है? एम्पियर। मात्रक राशि अदिश। चलिए ठीक, दूसरा सूत्र याद है किसी को? दूसरा रहता है I बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर। तीसरा सूत्र धारा घनत्व J बराबर I अपान ए, धारा घनत्व J बराबर I अपान ए, या एन ई वी डी, या एन ई वी डी। चौथा सूत्र होता है वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपान आई, R बराबर V अपान आई। वैद्युत चालकता G बराबर 1/R। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E अपान जे, और विशिष्ट चालकता 1 अपान रो। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसका मात्रक ओम इनवर्स, इसका मात्रक ओम मीटर, इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये कौन सी राशि? अदिश। ये कौन सी? प्रदिश। ये कौन सी? अदिश। ये कौन सी? प्रदिश। बोलो याद हो जाएगा। चलिए आगे आइए, धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। धारा का मात्रक एम्पियर, याद करते जाओ। चलिए ठीक है, धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए। चलिए ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा जो भूलता है वो ये विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी का दूसरा नाम प्रतिरोधकता है। रो बराबर ई अपान जे, रो बराबर ई अपान। बताइए विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो आप बताओ, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसी बिंदु पर धारा घनत्व का जो अनुपात होता है उसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। याद हो जाएगा, यह प्रतिरोधकता कहते हैं। आइए भैया पांचवा सूत्र और आगे आएंगे तो फिर प्रतिरोध की निर्भरता। तो जब हम काट कर भैया तार कम ज़्यादा करते हैं, काट कर, तो उस समय R बराबर R1 बटे R2 बराबर सूत्र लगाया जाता है L1 बटे L2। बोलो याद हो जाएगा। लेकिन अगर खींच कर हम तार के लंबाई में परिवर्तित करें तो R2 बराबर N स्क्वायर R1, ठीक है। और अगर भैया इसका टेम्परेचर बदल दें, किसका? तार का टेम्परेचर बदल दें। फिर से देखिए भैया, छठवां सूत्र, ताप बदल दिया जाए, ताप बदल दे तो RT बराबर सूत्र क्या होता है? R0 1 प्लस एल्फा टी। RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी, RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी। ताप बढ़ाने पर धातुओं का और मिश्र धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, और ताप घटाने पर
अर्धचालक हो गए और कौन हो गए, अर्धचालक और वैद्युत अपघट। वैद्युत अपघट इनका प्रतिरोध घटता है। यार ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ये काफी बार पूछा है। ठीक है, ये समानुपाती मान लो कि ये बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। कौन कौन, धातु हो गए, मिश्र धातु। लेकिन अर्धचालक हो गए और वैद्युत अपघट हो गए व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा चलते। क्या लिख दिए, ताप बढ़ाने पर लिखना, ताप बढ़ाने पर और प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, उल्टा चलते हैं, समानुपाती चलते हैं। बोलो ये बात समझिए। इसके बाद आइए 7वां सूत्र देखते हैं। 7वां सूत्र, आगे बढ़ जाए। देखिए 7वां, भैया इधर 7वें में आप आएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा, कौन मिलेगा, कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध में एक वर्ड याद करना पड़ता है, बीबी क्या है, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, फिर वेरी गुड वाइफ। क्यों, वेरी गुड वाइफ। पहले बी का मतलब क्या है, ब्लैक, फिर ब्राउन, तीसरे बी का ब्लू। बोलो यार, पहला कौन है, ब्लैक है, फिर BROWN ब्राउन। और दुठो जी हुए, दुठो जी है, एक क्या है ग्रीन और एक क्या है ग्रे। भैया ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना करते भाई, बी 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 3 बार आ गया ना तो कंफ्यूज हो गए। ऐसे जी 2 बार आ गया तो इनको याद कर लेना होता, बाकी सब एक एक बार रखा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए आर क्या है, रेड, ओ क्या है ऑरेंज, वाई क्या है येलो, वी क्या है वायलेट और डब्ल्यू क्या है व्हाइट। और काउंट कहाँ से करना है, 1 से कि 0 से। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ऐसे करके एक रंगों का एक समूह होता है। कार्बन प्रतिरोध जब भी आएगा कुछ देखने में ऐसा लगता है, इसमें विभिन्न रंगों की 4 पट्टियां बनी होती, A B C और D। पहली 2 पट्टियों में ऐसे रंग लिपे होंगे, इन रंगों का एक निश्चित कोड होता है। तो पहले जो 2 रंगों की पट्टियां होती हैं, पहले 2 सार्थक अंकों को व्यक्त करते हैं, पहले 2 सार्थक अंकों को व्यक्त करते हैं। तीसरा पट्टी 10 की घात को, ये घात को व्यक्त करती है। और चौथी पट्टी जो डी होती है विश्वसनीयता को व्यक्त करती है। चौथी पट्टी के कलर 2 ही हो सकते हैं, या तो गोल्डन रहता है या तो सिल्वर रहता है। गोल्डन के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10%। और अगर कोई कलर ना हो, नो कलर, तो ऐसी कंडीशन में ±20%। बोलो याद हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध में केवल इतनी सी बात याद रखना है, कार्बन प्रतिरोध होते क्या है, जहां पर बहुत ज्यादा प्रतिरोध चाहिए वहां पर हम लोग करते क्या है कि कार्बन अर्धचालक का उपयोग करके प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसे प्रतिरोधों को हम कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। कार्बन प्रतिरोध जब भी हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा नहीं रहता कि इतने प्रतिरोध का इतने प्रतिरोध का, उसमें ऐसे करके 4 पट्टी बनी रहती है भिन्न भिन्न रंगों की। अब उन पट्टी को हमें पढ़े आना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं कि कितने प्रतिरोध है तो फिर उस पढ़ने के लिए कोड बनाया गया, इसको हम बोला करते हैं कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। और इसको याद रखने के लिए एक सेंटेंस याद कर लेते हैं, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ROY ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। लेकिन इसका बी का मतलब क्या है, ब्लैक, फिर क्या है ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। और कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 9 तक। अब 0 से लेके 9 तक अगर आपको अंक याद है तो सभी अंक बन जाएंगे। किसी भी मतलब लिखने के लिए, संख्या लिखने के लिए अंकों की ही तो जरूरत है, इन्हीं अंकों को लिख देना है। आगे आइए भैया, कार्बन प्रतिरोध के बाद अतिचालकता आती है और प्रतिरोधों का भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या हो जाता है प्रतिरोधों का, R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। और समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये समांतर क्रम। बोलो ये बात समझ में आई तुम लोग, बोलो। इसके बाद और आगे आइए तो 2 सूत्र और बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, E बराबर VIT, E बराबर VIT, याद हो जाएगा। मात्रक क्या रहेगा जूल,
E बराबर वी आई टी, याद करो E बराबर वी आई टी। अब अगर यहाँ पर बदल दो तो V की जगह R इंटू आई होता तो R आई स्क्वायर टी, या I बराबर V बटे R होता तो V स्क्वायर R इंटू टी। ओम का नियम लगा दो, V बराबर R इंटू आई। तो एक बार आप करो क्या, एक बार करो क्या कि इस V की जगह वैल्यू रख दो तो ये बन जाएगा। वो केवल याद है तुम्हें ये करना होता है, बाकी इनको बना भी ले सकते हैं। इसके बाद होता है वैद्युत शक्ति। कौन सी? वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत शक्ति P बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, V इंटू आई। वैसे रियल में P बराबर सूत्र होता है W अपान Q। W मतलब एनर्जी, मतलब E अपान टी। कहा लिख दे, क्यों बोल गए थे क्या? P बराबर सूत्र क्या होता है, W अपान टी। P बराबर W अपान टी। अब यहाँ पर ये सूत्र रखोगे तो भैया जब E की जगह वी आई टी रखो तो T से T कट जाएगा तो V इंटू आई। अब यहाँ ओम का नियम रख दोगे तो फिर दो सूत्र बन जाएगा। V की जगह लिखो R आई और एक आई पहले से है, ये बन जाएगा। या P बराबर लिख सकते हो V स्क्वायर बटे R। मात्रक इसका क्या होता है, जूल बटे, ये जूल बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड, या इसी को क्या बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं, वाट। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है, इतने सूत्र। प्रतिरोध की निर्भरता में तो त्रिज्या आ जाए तो R2 बराबर यन के हाथे 4 R1 होता है, जहां यन बराबर होता है R1 बटे R2। हाँ, अगर लंबाई ये त्रिज्या मान लीजिए किसी तार को आपने खींचा और त्रिज्या चेंज कर दी तो अब प्रतिरोध कितना चेंज होगा, तो इसके हिसाब से चेंज। लेकिन अगर मान लीजिए लंबाई चेंज कर दी तो R2 बराबर सूत्र होता है यन स्क्वायर R1 और यहाँ यन L2 बटे L1 होता। लंबाई ऐसे मान लीजिए आप क्षेत्रफल चेंज करें, क्षेत्रफल सवाल में क्षेत्रफल चेंज कर रहा है तो R2 बराबर यन स्क्वायर R1 ही होता है, लेकिन यन बराबर क्या होता है, A1 बटे A2। ये ध्यान देना, केवल ये लंबाई में 2 बटे 1 चलता है, बाकी अगर किसी में देखा जाए तो 1 बटे 2, 1 बटे 2, यहाँ 2 बटे 1 चलता। ठीक है, ये होता है। अब ये पार्ट हो गया खत्म। जाना चाहते हो, 9 बज गए। आगे देखते हैं इस चैप्टर तीसरे का पार्ट सेकेंड। ये रहेगा वैद्युत सरल परिपथ। हम पूरा कंप्लीट करेंगे, अभी तीसरा चल रहा है। तो जिन्हें स्कूल जाना है वो जाए और जिन्हें नहीं जाना वो इधर देख। इसके बाद पार्ट सेकेंड में हम सरल परिपथ पढ़ते हैं। सरल परिपथ पढ़ने के लिए पहला है कि ऐसे करके भैया सेल आ जाए, सेल के साथ कोई प्रतिरोध आ जाए, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दिया है, ये बाह्य प्रतिरोध दिया है, आर ए सेल का विद्युत वाहक बल ई दिया है। तो ऐसे में धारा निकालने के लिए सूत्र याद करिए, ई बराबर आर बट्टे आर प्लस आर। और बता दें जनरल नॉलेज के लिए कि इस पार्ट में केवल और केवल सवाल ही आते हैं, तो इसलिए भैया सवाल के पर्पज से इसको तैयार करना है, सवाल के पर्पज से। ए बालक तुम थोड़ी सी गेट बंद करो, चमक आ रही है इसमें। ये इधर और इधर पे, इसके बाद यहाँ का ये सेल कहलाता है। सेल के सिरों के बीच कितना विभवांतर क्रिएट होगा उसके लिए हम निकालते हैं, इसको टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। तो V बराबर ई माइनस आई आर, वी बराबर ई माइनस आई आर, वी बराबर ई माइनस आई आर। और अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ठीक है, और अगर मान लीजिए चार्ज होने लगे तो V बराबर उस समय E प्लस आई आर लगाते, V बराबर ई, V बराबर ई प्लस आई आर, V बराबर ई प्लस आई आर, ये होता है सूत्र। इसके बाद भैया इसका सेकेंड पार्ट में आता है किरचॉफ का नियम। इसके दूसरे नंबर पे आता है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ ने दो नियम दिया था, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, तथा किसी बंद पास में बहने वाली धारा व संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग उस बंद पास के कुल सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये भैया आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, पहला नियम। दूसरा है भैया ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। पहला है आवेश संरक्षण, दूसरा ऊर्जा संरक्षण। एक किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है।
और किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग उस बंद पास के कुल सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। और अधिकांशतः ये सीधा सीधा स्टेटमेंट ही पूछ लेता है, और सवाल पूछेगा तो फिर 3 नंबर पूछेगा। और आ गया ये, तो इसके बाद आता है व्हीट स्टोन सेतु। तीसरा इसमें तैयार करना है व्हीट स्टोन सेतु, स्टोन सेतु ये तैयार करना है। तो इसमें आपको चित्र कुछ ऐसा दिया रहता है और इसी की सहायता से मीटर सेतु बनाए गए हैं। इसको उठा के हम सेल से जोड़ दिए, कुंजी कोई लगा दिए, ऐसा करके ये P, ये Q, ये R, ये है S। इसकी सहायता से हम किसी तार का ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। जिस भी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हम S के स्थान पर जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम जोड़ा करते हैं प्रतिरोध बॉक्स। ये संयोजक प्रतिरोध होते हैं जो एक निश्चित अनुपात में जुड़े रहते हैं, अतः इन्हें अनुपातिक भुजाएं भी कहते हैं। तो P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S, इस सूत्र में रखना उत्तर आएगा। इसी सिद्धांत का उपयोग करके मीटर सेतु बनाया गया है। मीटर सेतु तुम लोगों का कक्षा 12 का प्रैक्टिकल है, तो फिलहाल थ्योरी में नहीं आएगा। तो आपको व्हीट स्टोन सेतु जो हमने देखा 2022 में, 23 में, 24 में, लगातार इसमें भैया लगातार इसके बारे में पूछा है डिटेल से लिखने के लिए। हाँ मतलब पूरा पूछा कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, रचना क्या है, प्रयोग विधि क्या, मतलब तो सब कुछ आपको लिख के आना था सचित्र वर्णन की। जब ये पेपर हल कराएंगे तो उसमें मिलेगा। तो बाकी इसके पहले क्या करते थे हम लोग, मीटर सेतु भी पढ़ते थे और विभव मापी पढ़ते थे। तो विभव मापी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था, वो पहले बोर्ड परीक्षा में वही पूछता था। 2022 के पहले वही पूछता था, इनका तो कभी नाम ही नहीं है। लेकिन अब वो सब हट गया तो एक ही ये उपकरण बचा है, तो अब इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और बाकी ऊपर के जो ये 3 है इनके सवाल पढ़ लेना है। और ये जो अभी दूसरे नंबर पर पढ़ा है किरचॉफ के नियम, इनका स्टेटमेंट के साथ सवाल पढ़ लेना। बस 3 ही हेडिंग पढ़ना है, बस इसमें यही तैयार करना है। तो आपका ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब आ जाइए चैप्टर चौथा। चैप्टर चौथा में 8वां लिख दिए। टोटल 8 चैप्टर हैं जिसमें से अभी चौथा पढ़ रहे हैं। देखिए चौथे चैप्टर में हमें पढ़ना है वी के बारे में। तो पहला आप पढ़िए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके आपको भैया 4 सूत्र तैयार करना है। एक बायो-सेवर्ट के नियम से तैयार करना है, बायो-सेवर्ट के नियम से, और एक तैयार करना है एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। पहले तो ये दोनों नियम समझ लो। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार आपको ये बताना है कि जब किसी चालक में धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना उत्पन्न होगा। ये बायो-सेवर्ट 2 वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, उन्होंने निकालने के लिए 4 तथ्य दिए थे। इन्हें बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। किसी धारावाही चालक, इसको बोलते हैं धारावाही चालक, मतलब एक तार है इसमें जिसमें करंट का प्रवाह हो रहा है, और इस तार को हम बोला करते धारावाही चालक। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न 4 बातों पर निर्भर करती है। इन्हें बायो-सेवर्ट के नियम कहते हैं। पहला हुआ करता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक पर बहने वाली धारा के समानुपाती। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई के समानुपाती। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ये चालक ये के बीच बने कोण, बिंदु तथा चालक के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती। और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु तथा चालक के बीच की दूरी के वर्ग के वित्त को अनुपाती। तो इन सभी जब चारों को एक साथ मिला के रखते हैं तो बन जाता है डेल बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो ये आपको तैयार कर लेना है, केवल आपको ये तैयार कर लेना है। इसमें क्या होता है, किसी बंद पास, इसमें बंद पास होता है, किसी बंद पास से बद्ध
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद पास के अंदर घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ये आपको तैयार कर लेना है। इसका अनुप्रयोग करके, बायो-सवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करके दो निगमन भी हैं और इन्हीं के सूत्र तैयार करना है। ऐसे इसका निगमन करके, इसका उपयोग करके दो निगमन है। एक हुआ करता है भैया वलय के, यानी वृत्ताकार वलय है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, तो आया करता है B बराबर μ0/2 Ni/r। डायरेक्ट सूत्र भी तैयार करना। ये कहाँ का है? केंद्र का है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक हुआ करता है वलय के अक्ष के अनुदिश, वलय के अक्ष के अनुदिश यक्ष दूरी पर, तो B बराबर सूत्र कितना हो जाएगा? μ0/2 Ni/r² बटे r² प्लस x² घाते 3/2, यह आ जाएगा। यहाँ पर भैया एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करके दो निगमन करना। अनंत लंबाई के तार के निकट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो μ0/2 पाई और Ni/r, और दूसरा हुआ करता है परिनालिका, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो B बराबर μ0 Ni, B बराबर μ0 Ni। ये चारों आपके निगमन भी हैं और चार ही सूत्र हैं बी के। पहले इसमें भैया 4-5 निगमन कराते थे, इसमें कराते थे, अब लेकिन इतना ही बचा है, बस इतना ही तैयार करना है। पुराना साल देखोगे तो उसमें काफ़ी सवाल मिल जाए, लेकिन अब जो नए 2022 के बाद देखोगे तो इनके ऊपर नज़ारा होगा। ठीक है, अब और आगे आएंगे तो बल के सूत्र तैयार करना है। तो आपके 2-4 सूत्र ही हो गए। बायो-सवर्ट का नियम अगर पूछ ले तो अगर ये चित्र बना के यही लिखाओ, या पूरा डिटेल्स इन्हीं को अलग अलग लिखाओ। एम्पियर का परपथीय नियम पूछ ले तो भैया ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद ये सूत्र लिखना है। इसके बाद इनके अगर अनुप्रयोग पूछ रहा है तो 2 अनुप्रयोग बायो-सवर्ट के नियम से हैं, 2 अनुप्रयोग एम्पियर के परपथीय जिनके सूत्र ही है। इसके बाद आ जाता है चुंबकीय बल। कौन सा? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का सूत्र 2, एक है सूत्र भैया QVB sin थीटा, एक कितना है? QVB sin थीटा। दूसरा है IBL sin थीटा। एक कौन सा? QVB sin थीटा, दूसरा है IBL। सीधा सीधा याद कर लें, निगमन उगमन न हो। यह बराबर है कौन सा बल है? चुंबकीय बल। ऐसे वैद्युत बल के भी 2 सूत्र बताए थे। वैद्युत बल के कौन कौन सूत्र थे? वैद्युत बल के सूत्र थे यह बराबर K/Q1 Q2 बटे r²। दूसरा बताया गया था यह बराबर E/Q। ऐसे चुंबकीय बल के कितने सूत्र हैं? 2। ठीक, और आगे आइए। तो अब क्या है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ जो है उसको तैयार करना है। आवेशित कण का पथ, आवेशित कण का पथ ये तैयार करना है। तो भैया देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर को है, आवेशित कण इधर ही को प्रवेश करा सीधा सीधा, तो समझ जाइए कि जो पथ होता है वो सरल रेखी होता है। सरल रेखी मतलब जैसा आया है वैसा निकल जाएगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर लंबवत प्रवेश कर जाए तो ये ध्यान देना है। यदि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, आवेशित कण ऐसे प्रवेश कर जाए 90 अंश पर, तो उस समय पथ जो हो जाता है वो वृत्तीय हो जाता है। ध्यान देना है, पथ कैसा हो जाता है? वृत्तीय हो जाता है। वृत्तीय हो जाता है तो फिर यहाँ सूत्र आपके बन जाते हैं। पहला सूत्र त्रिज्या क्या होगी? तो R बराबर QB, R बराबर MV/QB, MV/QB। और जो ऐसा करके वृत्तीय होगा तो उसको एक राउंड घूमने के लिए ऐसा वृत्त बनेगा ऊर्ध्वाधर, फिलहाल ऐसा ऊपर को बनेगा। तो ये फिलहाल इसमें जो एक राउंड घूमने में जो टाइम लगेगा 2πm/QB, 2πm/QB। ये ध्यान देना है। 2 सूत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब आगे आइए। अब भैया जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ किसी कोण के अनुदिश प्रवेश करता है, मान लीजिए ऐसे करके प्रवेश कर जाए, बी की डायरेक्शन ये है और ये ऐसे करके प्रवेश कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो पथ हो जाता है वो कुंडलनीकार होता है। कुंडलनीकार हो जाता है। और आर का जो सूत्र त्रिज्या
जब ऐसे करके कुंडलिनी बनेगी तो एक त्रिज्या भी बनेगी, यानी एक वृत्त भी बनेगी, तो यम वी साइन थीटा हो जाता है बटे क्यू बी। मतलब यही सूत्र रहता है, साइन का गुणा और हो जाता है। टी के सूत्र में कोई चेंज नहीं होता, तो 2 पाई यम अपान क्यू बी। लेकिन एक काम और इसमें जुड़ जाता है, पिच पूछ लिया करता है, इसमें 3 सूत्र बन जाता है, इसमें केवल 2 ही सूत्र बनता है। पिच हुआ करता है जैसे एक वृत्तीय अगला वृत्तीय, तो इनके बीच का ये गैप पिच कहलाता है। तो पिच बराबर होता है वी कास थीटा इंटू टी, वी कास थीटा इंटू टी, मतलब ये दूरी होती है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो वी कास थीटा इंटू टी रखते हैं, ये सूत्र होता है। और आगे आइए, तो आखिरी एक निगमन आपको तैयार कर लेना है, दो लंबे सीधे समांतर तारों के बीच बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट निगमन रहेगा। ये मान लीजिए I1 का धारा है, इसमें I2 धारा है, इनके बीच की दूरी r, तो इनके बीच लगने वाला बल 1F/L बराबर μ0/2 पाई I1I2/r। बहुत ही इंपॉर्टेंट निगमन है, तो आपको डायरेक्ट सूत्र भी तैयार करना है। सूत्र ये होता है निगमन, अगर जब एक ही डायरेक्शन में करंट का प्रवाह होता है तो प्रतिकर्षण, ऐसा कई बार विकल्पी में पूछा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट का प्रवाह हो, जैसे एक इधर बोल दी गया, इधर को थोड़ी देख लो, निकाल लिया जाए, ये इधर को जाएगा, इधर निकालें तो आकर्षण होगा, ये वो करता आकर्षण। एक ही डायरेक्शन में है तो आकर्षण, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्रतिकर्षण, अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिकर्षण, अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिकर्षण, एक ही डायरेक्शन में आकर्षण, ठीक है। और दोनों के लिए सूत्र ये निगमन है, और आखिरी सूत्र ये रहेगा। जब भी ये पूछेगा तो एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा भी पूछता है, 1 एम्पियर की परिभाषा। आगे आइए, चैप्टर नंबर 5वां, चैप्टर नंबर 5वां। तो देखिए यहाँ पर हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए भैया, पहला सूत्र आप पढ़िए, वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो टाउ बराबर वैद्युत द्विध्रुव की जगह चुंबकीय द्विध्रुव कर दीजिए, वैद्युत की जगह क्या कर दे, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण। तो टाउ बराबर हो जाएगा एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ये टाउ बराबर सूत्र होता है एन आई ए बी साइन थीटा, 2 सूत्र होते हैं। अगर यहीं पर भैया चुंबकीय वो वैद्युत द्विध्रुव आ जाए, वैद्युत द्विध्रुव पहले चैप्टर में पढ़ाए थे वैद्युत द्विध्रुव, तो वहाँ पर हम लिखे थे बल आघूर्ण टाउ बराबर वहाँ पी साइन थीटा लिखे थे, याद है? हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर पर लिखे थे पी साइन थीटा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण ये, और वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण के लिए सूत्र ये। चलिए दोनों सूत्र भी लिखते जा रहे हैं। इसके बाद आपको ये पहला सूत्र रहेगा। इसके बाद तुम्हें पढ़ना था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे ही यहाँ पर पढ़े थे भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे व्यक्त करते, पी से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे व्यक्त करते, यम से। तो यम बराबर सूत्र 2 मिलेंगे, यम बराबर एन आई ए। अगर ये ऊपर वाला सूत्र याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है। देखिए यम की जगह लिखा है एन आई ए, नहीं, और एक यहाँ से पक्षांतर कर लो तो यम बराबर हो जाएगा टाउ अपान बी साइन थीटा, टाउ अपान बी साइन थीटा। इधर पर इसको P बराबर Q गुणे 2L, P बराबर Q गुणे 2L, ये याद कराए थे कि नहीं। इधर आपका मात्रक क्या होता है, टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर, इधर पर भी क्या आएगा, न्यूटन मीटर। इसमें आपको याद कराए थे कूलाम, क्या था, कूलाम मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ से निकालो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कौन सी राशि थी, सदिश। ये कौन सी राशि है, सदिश। ये कौन सी राशि है, सदिश। ये कौन सी राशि है, सदिश। तो चाहे चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण पूछे, चाहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछे, ये सब की सब सदिश राशियां होती हैं। लेकिन इनमें सदिश बहुत कम पूछता है, ये सूत्र ज़्यादा पूछेगा और मात्रक पूछेगा। तो मात्रक आप एम्पियर मीटर स्क्वायर याद करें, ठीक है। 2 चीज़ें तैयार कर लो। आगे आ जाइए,
आगे जैसे इसमें डायरेक्शन पूछे तो इधर का डायरेक्शन तो बताए थे, क्या बताए थे, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। लेकिन अगर इसमें भैया पूछ ले तो इसमें आप बताओगे यस से यन की ओर, वही बात है, यस से यन की ओर। यस इधर में चुम्बक चलता है ना नॉर्थ साउथ, ऐसा पढ़े हो। ये चुम्बक को ही हम चुम्बकीय द्विध्रुव कहते हैं, चुम्बकीय द्विध्रुव। जैसे पूछे चुम्बकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, जैसे यहां पर हम पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ क्या पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव, और यहाँ पढ़े थे चुम्बकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पढ़े थे जब परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत यानी एक प्लस एक माइनस दो आवेशों को अल्प दूरी पर रख देते हैं तो बनी संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर समान प्रबलता वाले दो चुंबकीय ध्रुवों को जब अल्प दूरी पर रख देते हैं तो बनी संरचना को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। या ऐसा पढ़ा करिए कि जब किसी चालक को या जब किसी निकाय को या जब किसी संरचना को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए और ये चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होने की प्रवृत्ति रखे, जैसे मान लीजिए कोई संरचना है, इसको यहाँ रखो, घूमने की प्रवृत्ति रखे, बल रेखाओं के समांतर होने की प्रवृत्ति रखे, तो समझ जाइए कि इस संरचना यह संरचना चुंबकीय द्विध्रुव है, ऐसा होता है। इसके बाद इसके अगले जो सूत्र हैं, कितने सूत्र बताए इसमें, इसमें आपके हो गए 1 2 3 सूत्र। आगे देखिए, देखिए अगला जो सूत्र है चौथा सूत्र, इधर देखिए चौथा सूत्र आपको याद करना है कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जैसे वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे, क्यों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे, अच्छी निरक्षी, वैसे ही ये भी आ जाता है फिर से। अच्छा ये निगमन नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है, केवल इससे तुलना करके इधर रख देना था। तो ई बराबर अच्छी के लिए सूत्र आपने पढ़ा था, ई बराबर पीछे पढ़ चुके होंगे K2P/R3। तो इधर पर ई की जगह क्या लिख दोगे, बी। अच्छी के लिए सूत्र हो जाएगा के की जगह यहाँ पर क्या था 1/4 पाई, नियतांक ही रख दिया जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P/R3। तो यहाँ हुआ करता है μ0/4 पाई, नियतांक चलता है 2m/R3 हो जाता है। अब ऐसे निरक्षी के लिए पीछे पढ़ के आए थे, निरक्षी के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R3 पढ़े थे। तो इधर पर आप क्या पढ़ोगे, निरक्षी के लिए सूत्र पढ़ोगे μ0/4 पाई और m/R3, ये पढ़ना था। इसके बाद आखिरी दो सूत्र और देख लेना है, खत्म बात। एक हुआ करता है कि जैसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी पीछे पढ़ाए थे, क्यों, इधर पे क्या निकला था, U बराबर लिखना निकला था -PE cos थीटा, पढ़े थे। तो ऐसे ही यहाँ पर पड़ जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो ये कितना बन जाएगा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर बन जाएगा माइनस का MB cos थीटा। जैसे यहाँ पर पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, घुमाने में कार्य, तो यहाँ पर पढ़े थे W बराबर P1 - cos थीटा। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो W बराबर क्या पढ़ोगे MB और 1 - cos थीटा, MB 1 - cos थीटा। ये आपको सीधे सीधे यहाँ से, यानी ये पूरा का पूरा चैप्टर पहले चैप्टर से तुलना करने पर मिलता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर अगर पहले चैप्टर से तुलना कर दी जाए तो पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाता है। इसके बाद भैया आखिरी और थे दो सूत्र, एक था चल कुंडी धारा मापी, क्यों,
चल कुंडली धारा मापी आपको इधर पे पढ़ना था, चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी, ये आप जो है तैयार करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। ये एक उपकरण है, यानी कुल मिला के एक ऐसा उपकरण होता है जो डीसी धारा की प्रबलता तथा प्रवाह की दिशा दोनों का मापन कर सकता है, उसे चल कुंडली धारा मापी कहते हैं। एक ऐसी युक्ति जो दिष्ट धारा के मान और तथा प्रवाह की दिशा दोनों का मापन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, चल कुंडली धारा मापी। सिद्धांत में आपको बताना था कि इसमें होता क्या है भैया, कि जो यन है यानी बहने वाली जो धारा है वो समानुपाती ऐठन कोण के रहती है। तो इस सिद्धांत पर ये उपकरण कार्य करता है या धारा मापी कार्य करता है। इसको थोड़ी से आप लोग देखेंगे और इसमें केवल सूत्र आपको ये दिमाग में रखना है कि ये, और इसमें दो सूत्र आपको जो और याद रखना है, ये सिद्धांत के लिए याद रखना है। सिद्धांत में आपको ये लिख के आना है या ऐसा आपको लिख के आना है, टाउ बराबर सूत्र होता है एन आई ए बी और एक टाउ बराबर होता है सी इंटू फाई। इसमें जो दो सूत्र याद करना पड़ता है वो ये है कि धारा सुग्राहिता क्या है, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता यस आई बराबर सूत्र हुआ करता है फाई अपान आई। और ऐसे ही वोल्टेज सुग्राहिता एक होता है, एक वोल्टेज सुग्राहिता। तो यहाँ आपका जो सूत्र होता है भैया यस वी बराबर फाई अपान वी, ये बस दो सूत्र आपको याद करना है। अब यहाँ पर अगर देखो भाई ये तो इन दोनों को बराबर कर दो तो यहाँ से निकलेगा एन ए आई ए बी बराबर सी इंटू फाई, और हमें चाहिए ये बट्टे में फाई अपान आई चाहिए, तो इसको बट्टे में इधर ले जाओ तो एन ए बी बटे सी, तो ये सूत्र बन जाया करता है बराबर एन ए बी बटा सी। ये बन जाता है कि इसका धारा सुग्राहिता। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर v की जगह, तो v की जगह आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, तो फाई अपान v की जगह क्या लिखोगे, तो v बराबर सूत्र होता है r इंटू आई, और फाई अपान आई को तो यस वी बराबर लिखा जा सकता है फाई अपान आई को यस आई लिखा जा सकता है यस आई अपान आर। ये ध्यान देना, यस वी बराबर यस आई बटे आर। धारा सुग्राहिता बराबर वोल्टेज सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता बटे, इसको याद रखने के लिए v बराबर सूत्र r इंटू आई होता है, ओम का नियम। लेकिन भैया जब सुग्राहिता की बात आ जाए तो ये बटे में आ जाता है, ये बटे में आ जाता है, ये लिखा है वोल्टेज सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता बटे आर। ये दो ठो तैयार करना था। और आगे आइए तो भैया एक धारा मापी का रूपांतरण जो है, मापी का रूपांतरण अमीटर के रूप में, और धारा मापी का रूपांतरण वोल्ट मीटर के रूप में, वोल्ट मीटर के रूप में, ये दो रूपांतरण। तो इसके लिए सूत्र आपको याद करना है, एक संट का उपयोग किया जाता है, तो यह थोड़ी समझ लीजिए। ये मान लीजिए भैया आप कोई वैद्युत परिपथ है जिसमें आप जो है धारा मापी लगाए हैं, तो धारा मापी हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम के साथ लगाया जाता है, जैसे ये लगा दी। अब आपको करना है कि एक बहुत कम प्रतिरोध का तार इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, इसको संट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संट कहते हैं, बहुत कम प्रतिरोध का। ये धारा मापी हो जाएगा, ये संट का प्रतिरोध। तो यहाँ ये जो संट लगाया जाता है, यस बराबर सूत्र होता है यस बराबर आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी, आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी। और इधर पर वोल्ट मीटर में जब चेंज करोगे तो वोल्ट मीटर में मान लीजिए इसको आप ऐसे कर रहे हो तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये जी आ जुड़ा है धारा मापी, और तो ये जी ऐसे समांतर क्रम में, इसके साथ उच्च प्रतिरोध का एक तार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं आर, तो जिससे ये धारा मापी वोल्ट मीटर में चेंज हो जाता है। इसके लिए सूत्र हुआ करता है वी बराबर आर प्लस जी इंटू आई जी। दो सूत्र ये होते। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी कल देखेंगे। इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर रह जाएगा, 3 4 है, कंप्लीट हो गए 5।
5 कंप्लीट हो गए। 6, 7, 8, 6, 7, 8 का अलग से वीडियो बना देंगे।